जय गौ माता, जय गोपाल। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन परमात्मा की कृति है। परिवर्तन कभी अच्छे होते हैं, परिवर्तन कभी बुरे भी होते हैं। अच्छे और बुरे परिवर्तन के भी दो पहलू होते हैं। अच्छे परिवर्तन में भी कुछ बुराइयां हो सकती है और बुरे परिवर्तन में भी कुछ अच्छाइयां हो सकती है। प्रकृति परिवर्तन करने के लिए कभी अच्छे कदम उठाती है, कभी कठोर कदम उठाती है। जैसे वर्तमान समय में कोविड-19 नाम की जो बीमारी आई है, कोरोना, इस बीमारी ने पूरे विश्व में परिवर्तन ला दिया है। कई लोगों को पास कर दिया है तो कई लोगों को दूर कर दिया है। कई लोगों के हृदय में प्रेम भर दिया है तो कई लोगों के हृदय में विष भर दिया है। कई लोगों को कंजूस बना दिया है तो कई लोगों को दानी बना दिया है। एक ही बीमारी ने अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजें भर दी है। तो परिवर्तन सर्वत्र होना चाहिए। तो इसी बीमारी के दौरान इन 21 दिनों का जो प्रथम लॉकडाउन हुआ, 21 दिनों तक नियमित रूप से घरों में रहने की जो सलाह शासन के द्वारा मिली, तो खाली समय में हमने भी कुछ बैठे बैठे परिवर्तन संबंधित विचार किए कि जब प्रकृति इतना बढ़िया परिवर्तन कर रही है तो हमें भी आगे के लिए कुछ परिवर्तन करना चाहिए। प्रकृति ने यह परिवर्तन क्यों किया? जब कोई गाँव होता है तो उसमें मवाद निकालने के लिए माता दबाती है, वो परिवर्तन है। दर्द में परिवर्तन के लिए। घर में कचरा हो तो झाड़ू निकाला जाता है, यह स्वच्छता के लिए परिवर्तन है। तो इसी प्रकार मानवीय संस्कृति में दानवीय संस्कृति का समावेश होने के कारण प्रकृति को एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए इस प्रकार की बीमारी का सहारा लेना पड़ा। चाहे ये लोगों के द्वारा निर्मित करके सहारा लिया हो, चाहे प्रकृति ने स्वयं इसको उत्पन्न किया हो, ये अपना प्रकृति का अपना एक तरीका है। वो किसका सहारा ले? माया है, और माया जब चाहे जिसका सहारा लेकर के अपने कार्य को कर लेती है। हम इस बात पर नहीं जाएं कि ये प्राकृतिक था या अप्राकृतिक, लेकिन हुआ है, ये तय है। मानव में परिवर्तन कुछ दिनों के लिए आए और बात वहीं की वहीं खड़ी हो जाए तो आनंद का विषय नहीं होता है। तो जो समय मिला उसमें हमने मानव निर्माण को लेकर के एक परिवर्तन पर विचार किया, क्योंकि व्यक्ति निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है शिक्षक की। किसी भी देश को बनाने और बिगाड़ने में शिक्षक की जितनी बड़ी भूमिका होती है और किसी की हो नहीं सकती, क्योंकि शिक्षक के द्वारा जो विद्यार्थी पढ़ता है वही विद्यार्थी आने वाले समय में उस क्षेत्र के, उस राष्ट्र के या पूरे विश्व के भविष्य के निर्माण का भी कार्य कर सकता है। श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ शिक्षा और श्रेष्ठ विद्यार्थी, ये तीनों मिलकर के विश्व के भविष्य को तय करते हैं। शिक्षा प्रणाली में आई विकृतियां, सिर्फ पेट भरने की शिक्षा जिसमें परंपराओं का, संस्कृति का और सत्य का समावेश समाप्त सा होता जा रहा है। होड़ मची है अधिक से अधिक अंक अर्जित करने की, लेकिन अर्थ रहित शिक्षा, मूल्य रहित शिक्षा, ज्ञान रहित शिक्षा, घर बिगाड़ू शिक्षा, जीवन बिगाड़ू शिक्षा, तनाव प्रदान करने वाली शिक्षा, दौड़ भाग वाली शिक्षा, अधिक परिश्रम वाली शिक्षा, और अंत में देखें तो सार शून्य। परिवार टूट रहे हैं, वैचारिक द्वंद बढ़ रहे हैं, मन में क्लेशता और कटुता बढ़ रही है, स्वार्थपना बढ़ रहा है। मेरा घोड़ा छाया में बंधे, बाकी सबकी मवेशी धूप में परेशान हो, किसी को कोई कष्ट नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। स्व केंद्रित होते जा रहे हैं, परिवार का विघटन हो रहा है, मानसिक विकृतियां बढ़ने से नाना प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। इन सारी स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए हम शिक्षा को परिवर्तित करें या शिक्षा देने के तरीके को परिवर्तित करें। परिवर्तन विद्यार्थी में भी हो, परिवर्तन शिक्षक में भी हो और परिवर्तन शिक्षा प्रणाली में भी हो। परिवर्तन की बात तो वर्षों से होती आई है, लेकिन ज़्यादातर परिवर्तन शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात की जाती है। लेकिन मैं आज यहाँ पर शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों में परिवर्तन की बात चाहता हूँ, क्योंकि जब तक तीनों में परिवर्तन होगा नहीं तब तक शिक्षा बदल नहीं सकती, भविष्य बदल नहीं सकता, भविष्य सुधर नहीं सकता। हमें रोगों से भी लड़ना है, हमें बुराइयों से भी लड़ना है, हमें बुरी ताकतों से भी लड़ना है और अच्छाई की स्थापना करनी है। तो इन तीनों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। सबसे पहले परिवर्तन की बात मैं नीचे से शुरू करूँगा। विद्यार्थी
उसके बाद शिक्षक में परिवर्तन और उसके बाद शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन। तीनों की बात करेंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी जो कि पात्र है, विद्या को ग्रहण करने वाला है, विद्या की पद्धति भी अच्छी है और शिक्षक भी अच्छा है, लेकिन विद्यार्थी ठीक नहीं है तो काम नहीं चलेगा। जल भी अच्छा है, जल डालने वाला भी अच्छा है, लेकिन जिस बर्तन में जल ले रहे हैं वो बर्तन अपवित्र है तो उस डाले हुए जल का आगे कोई उपयोग हो ही नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ शिक्षक, श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति के साथ साथ सबसे पहला गुण विद्यार्थी श्रेष्ठ होना चाहिए, विद्यार्थी पात्र होना चाहिए। पात्रता में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी की बुद्धि तेज हो, विद्यार्थी के गुण श्रेष्ठ हो, विद्यार्थी में सत्व गुण हो, विद्यार्थी आलस्य मुक्त हो, विद्यार्थी व्यसन मुक्त हो, विद्यार्थी रोग मुक्त हो, विद्यार्थी के अंदर नवीन विषयों को जानने की जिज्ञासा हो, विद्यार्थी बुरी वस्तुओं से दूर रह करके अच्छी वस्तुओं को ग्रहण करने का भाव मन में लाए। पग पग विद्यार्थी के मन में प्रत्येक वस्तु के प्रति जानने की जिज्ञासा हो और जानने की जिज्ञासा के साथ उसके दिमाग में उन सब चीज़ों को संग्रह करने के लिए स्थान हो, स्पेस हो, खाली जगह हो। जानने को तो बहुत जानना चाहता है, जान भी लेता है, सुबह जाना और संध्या को उसको उस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं, तो ऐसा जानने से भी नुकसान ही नुकसान है। तो अत्यधिक क्षेत्र विद्यार्थी की बुद्धि में रहे, अत्यधिक जानकारियाँ उसके पास हो और उन जानकारियों का सदुपयोग कर सके, उसके लिए सबसे पहले विद्यार्थी की आहार व्यवस्था में परिवर्तन। बच्चे का आहार शुद्ध हो, बच्चे का आहार सात्विक हो, बच्चे का आहार सतोगुणी हो। इस सब के लिए हमें हमारी परंपराओं पर जाना पड़ेगा। भारत में गो सतोगुणी है, सात्विक है, श्रेष्ठ है और गाय माता को माता कहा है। गो आधारित शिक्षा और गो आधारित आहार निश्चित रूप से विद्यार्थी को श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमने कई बार आप लोगों को विभिन्न प्रसंगों में भी सुनाया है कि किस प्रकार चपाती और बाटी के खाने के बाद व्यक्ति के शरीर में जो अंतर आता है कार्य करने की शैली में, वो आप सब जानते हैं। तमोगुणी आहार से व्यक्ति के मन में तमोगुणों का निवास होता है तो वो शिक्षा से, शुद्ध शिक्षा से दूर जाएगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा तन और मन, ये मूल मंत्र है शिक्षार्थी के लिए। तो विद्यार्थी का भोजन कैसा हो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसी बात को अगर हम समझ गए तो बहुत बड़ा काम हमारा सुधर सकता है। जैसे खेती यांत्रिक हो रही है, यंत्रों के बहुत दुष्प्रभाव हैं। बैल के चरणों में धर्म का निवास है, इसमें कोई संदेह नहीं, और बैल खुद ही धर्म है। शंकरो धर्म वाहनः, ये स्पष्ट कहा है। और भी कई शास्त्रों में बैल को धर्म का रूप बताया, भागवत जी में भी बैल बाबा को धर्म का रूप बताया। इसके अलावा साक्षात देखो तो अपने परिवार में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को वर्ष भर तक बैल की खेती किया हुआ अन्न खिलाया जाए, एक बच्चे को वर्ष भर तक ट्रैक्टर की खेती का अन्न खिलाया जाए। एक वर्ष भर बाद में अगर दोनों विद्यार्थियों में या दोनों बच्चों में अंतर देखने जाएं तो श्री राम जी और रावण जितना अंतर मिले न मिले, लेकिन विभीषण और रावण जितना अंतर पक्का मिलता ही मिलता है। आज बैल आधारित खेती समाप्त हो गई। हमने एक श्रेष्ठ परिकल्पना की है कि एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण किया जाए जिस गुरुकुल में गो आधारित आहार बच्चों को मिले, सारा आहार छोटे से लेकर के बड़े तक। तो उसी के लिए मैंने कुछ बिंदु तैयार किए हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस बिंदुओं को समझें और फिर आपको लगे कि हाँ ऐसी गुरुकुल व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी को ऐसा आहार मिले, तो आप और सुझाव दें। गौ माता के गोबर, गोमूत्र, गुड़, घी और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से जो खाद बनती है, रासायनिक खाद यूरिया और डीएपी से भूमि तो दूषित होती है, अन्न भी दूषित होता है, अन्न विषैला होता है। विषैला अन्न खाने से मन विषैला होता है और जिसका मन ही विषैला होगा वो विश्व के कल्याण की बात सोचेगा कैसे। इसलिए शुद्ध अन्न की प्राप्ति के लिए केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी को हटा करके हम लोग ऐसे खेत तैयार करने जा रहे हैं जिसमें गुड़, घी, गोमूत्र, गोबर और प्राकृतिक तत्वों को मिला करके जमीन में डाला जाए और ऐसी खाद डाली जाए जो पूर्ण प्राकृतिक हो, गौ के गोबर से निर्मित खाद, और उसमें अन्न उत्पन्न हो। ऊपर जो कीट नियंत्रक के रूप में जो पेस्टिसाइड डाला जाता है, एंडोसल्फान है, क्लोरोपाइरिफास है, ये जहरीले तत्व डाल करके जीवों की हत्या की जाती है। अब जीव की मृत्यु के बाद जो अन्न बच रहा है वो पाप का अन्न खाने से किसी विद्यार्थी के मन में पुण्य भाव कैसे जगेगा। तो कीटनाशक की जगह कीट खदेड़क तैयार किया जाए।
यानी कि कीट को उस फसल से दूर रखा जाए। तो गौमूत्र में आंकड़ा, धतूरा जैसी वस्तुएं डाल करके उसका ही स्प्रे करके और उन कीट पतंगों को दूर करके फसल को बचाई जाए। ऐसी फसल से युक्त अन्न ही विद्यार्थियों को मिले। और हमने ऐसा विचार किया है कि लगभग 50 बीघा जमीन पर ऐसी ही खेती की जाएगी और गुरुकुल के विद्यार्थियों को वो ही अन्न दिया जाएगा जिसमें देसी भारतीय नस्ल के तो बीज होंगे, देसी भारतीय गाय माता का गोबर, गोमूत्र और घी, गुड़ इत्यादि जो सात्विक तरीके से बनाया होगा उससे तैयार खाद से ही खेती की जाएगी। दूसरा, फल, सब्जियां, अन्न, दालें, तिलहन यांत्रिक खेती से नहीं, बेल से ही खेती करके तैयार किए जाएंगे। दाल उगाएंगे, चाहे फल उगाएंगे, चाहे सब्जियां उगाएंगे, चाहे अनाज उगाएंगे, चाहे गन्ने उगाएंगे, तिल उगाएंगे, सरसों उगाएंगे, वो सारे बेल के द्वारा ही बुआई की जाएगी, बेल के द्वारा ही उनकी निराई गुड़ाई की जाएगी। तो बेल का पैर लगने से उस अन्न में सात्विकता आएगी। तीसरा, गौ के गोबर की खाद एवं बेल चालित हल से जो अन्न उगाया जाएगा उस अन्न को हाथ की चक्की से ही आटा बनाया जाएगा, करंट की चक्की से नहीं। क्योंकि जब चक्की घूमेगी और दादियाँ जब उस आटे को तैयार करेगी, कई दादियों को, ऐसी दादियों को रखेंगे जिन दादियों का सहारा छिन गया है, वो दादियों को भी यहाँ विद्यार्थी पोते के रूप में मिल जाएंगे और वो दादियाँ भी यहाँ आनंद से रहेगी। और हाथ की चक्की से भगवान के गीत गाते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, गीता जी का श्लोक बोलते हुए, रामायण जी की चौपाइयाँ बोलते हुए वो जब चक्की चलाएगी, हाथ की चक्की से सात्विक अन्न पैदा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चक्की से या डीजल वाली चक्की से अन्न जल जाता है, उसमें विष पैदा हो जाता है, साथ ही साथ मंत्रोच्चार नहीं होने से सत्वगुण नहीं बन पाते। तो वो ही अन्न का आटा बच्चों को रोटी के रूप में उपयोग लिया जाएगा। फिर मीठे की बात करें, मिठाई बनानी है, गुड़ की, शर्करा की जरूरत पड़ती है, तो गाय माता का गोबर खेत में डाल करके बेल चालित व्यवस्था से गन्ने उगा करके उन गन्नों को काट करके बेल से ही चलने वाले कोलू में उसका रस निकाल करके बिना किसी रसायन के देसी विधि से गुड़ तैयार करके वही गुड़ विद्यार्थियों को आहार के साथ मिठाई के अंदर उपयोग करके दिया जाएगा। फिर गौ माता की गोबर की खाद डाल के गौ माता के पुत्र बेल के द्वारा ही हल चला करके जो तिल और सरसों निकाली जाएगी, उस तिल सरसों को भी बेल से चलने वाली देसी गाड़ी में तेल निकाल के वही तेल विद्यार्थियों के पूरी तलने में, विद्यार्थियों की पकौड़ी तलने में, विद्यार्थियों की सब्जी छौंकने में उसमें उपयोग किया जाएगा। दूसरा तेल उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर गौ माता के गोबर से खाद जो होगी और बैल से जो हल चल करके अन्न उपजेगा, दालें उपजेगी, उन दलहनों को भी हाथ की गट्टी से ही वैदिक ऋषि से दाल बना करके उन दलहनों को ही उनको दाल सब्जी के रूप में उपयोग किया जाएगा। गौ माता की गोबर की खाद से उत्पन्न जो घास होती है, क्योंकि गौ माता के दूध की बहुत बड़ी भूमिका है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा आप में से अधिकांश लोग कथाओं के माध्यम से सुन चुके हैं, शास्त्रों में पढ़ चुके हैं कि गौ का दूध पीने से बुद्धि की वृद्धि होती है। गौ के दूध में जो सेरिब्रोसाइड नाम का तत्व होता है वो बुद्धि को बढ़ाता ही है। गौ का दूध आलस्य मिटाता है। गौ का दूध जो है वो बुद्धि को बहुत तेज गति से विकसित करता है। लेकिन दूध वैदिक रीति से निकाला हुआ हो और दूध में भी विष नहीं हो। अगर नियमित रूप से गाय माता ऐसी घास खा रही है जो यूरिया डीएपी से पैदा हुए फसल से प्राप्त की है, तो वो घास जब नियमित रूप से बरसों तक गाय माता के शरीर में जाएगी तो पूरा नहीं लेकिन आंशिक विष तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो गाय माताएं डेयरी से अगर दूध लाया जाए तो कई लोग लोभवश, लालचवश दूध जब निकालेंगे तो बछड़े को कम दूध पिलाएंगे या ज़्यादा दूध निकाल देंगे, तो वो दूध भी वैदिक रीति से स्वास्थ्यप्रद नहीं है। तो गौशाला में यहीं पर विद्यालय परिसर में ही गौमाताएं रखी जाएगी। विद्यार्थियों के अनुसार, विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार गौमाताएं रखी जाएगी। उन गौमाताओं को ऐसी ही घास खिलाई जाएगी जो गोबर से ही उगी हुई हो, जिसमें यूरिया डीएपी नहीं हो, और 2 थनों का दूध बछड़े को पिलाया जाएगा, 2 ही थनों का दूध निकाला जाएगा और उस दूध को भी मिट्टी के बर्तन में विधि विधान से गर्म करके या जो आयुर्वेद के मतानुसार सही हो, उन्हीं पात्रों में उस दूध को गौमाता के गोबर के कंडे पर, गौमाता की गोबर की गैस से या
प्राकृतिक रूप से जो शुष्क काष्ठ प्राप्त होती है, ऐसा नहीं कि हरे पेड़ों को काट करके लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हो, ऐसा नहीं। तो उस प्रकार की घास का उपयोग की हुई गाय माताएं, उनका दूध विधि पूर्वक उसको गर्म किया हुआ, और वही दूध विद्यार्थियों के दही में काम लिया जाएगा। उसी से हाथ के बिलोने से निकला हुआ घी विद्यार्थियों के लिए काम लिया जाएगा। उसी की छाछ वगैरह बना करके, दही लस्सी बना करके विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो मक्खन, छाछ, दूध, दही, घी, ये सारा वैदिक रीति से देसी गाय माताओं से प्राप्त ही उपयोग करेंगे और उसी को आहार के रूप में देंगे। साथ ही रसोई के 3 जहर बताते हैं महापुरुष लोग कि सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा और सफ़ेद चीनी, ये तीनों रसोई के 3 जहर हैं। तो सफ़ेद नमक की जगह भोजन में सेंधा नमक दिया जाएगा, खनिज नमक। मैदे से बनी हुई वस्तुएं नहीं, चकोर आटा, जो भूरा आटा होता है, शुद्ध आटा, वही विद्यार्थियों को उपयोग में लिया जाएगा। और चीनी की जगह अधिकांश तो गुड़, और जहाँ बहुत अधिक आवश्यकता है वहाँ देसी खांड, कड़कड़ खांड जो आती है, जो केमिकल फ्री होती है और लाल रंग की होती है, वही विद्यार्थियों को उपयोग में दी जाएगी। हानिकारक चीज़ें बिल्कुल देने का काम नहीं रहेगा। रसोईशाला में भोजन निर्माण में बर्तन भी वैदिक और आयुर्वेदिक विधि के जो मान्य है, चिकित्सीय विधि में जो मान्य है, वही उपयोग लिए जाएंगे। एल्यूमिनियम के बर्तनों से बहुत बड़ा नुकसान होता है, भोजन में भी विष बनता है, बुद्धि भी बिगड़ती है। तो जो तांबा, कांसा, मिट्टी, लोहा, जो बर्तन विज्ञान मानता है, चिकित्सा विज्ञान, उन्हीं बर्तनों का उपयोग किया जाएगा। भोजनशाला में भोजन ग्रहण करने वाले स्थान पर भी और भोजन बनने वाले स्थान पर भी नियमित रूप से संकीर्तन चलेगा। जब विद्यार्थी भोजन जीमेंगे तो भी वहाँ कीर्तन चालू रहेगा, भोजन बनाने वाले लोग भोजन बनाएंगे उस समय भी कीर्तन चालू रहेगा, ताकि उस भोजन में भी सत्वगुण बने। और नियमित रूप से रात्रि को सोते समय विद्यार्थी को गोदुग्ध का पान कराया जाएगा, श्रावण मास के अतिरिक्त। तो इस प्रकार का आहार जब बच्चा लेगा तो सत्वगुणी आहार से बच्चे का व्यवहार तो बदलेगा ही बदलेगा, बच्चे की बुद्धि तेज भी होगी और सात्विक भी होगी, और बच्चे के शरीर से आलस्य मिट जाएगा, जिसके प्रभाव से बच्चा सुबह 5 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक लगभग 16-17 घंटे तक बच्चा आसानी से अपनी दैनिक क्रियाओं को पूर्ण करे, अपनी शिक्षा की गतिविधियों को पूर्ण करें, आलस्य भी नहीं आए, क्रोध भी नहीं आए, तमोगुण भी नहीं आए, और जो शिक्षा ग्रहण करे वह शिक्षा उसके लिए जीवन पर्यंत उपयोग हो। तो इस प्रकार से आहार का एक कार्य परिवर्तन करके गुरुकुल पद्धति में, जैसे पुराने गुरुकुलों में शुद्ध आहार ही विद्यार्थियों को दिया जाता था उनको पात्र बनाने के लिए, तो ऐसी एक कल्पना तैयार की है, परिकल्पना बनाई, और उसको बहुत जल्दी उसको धरातल पर लागू करने की योजना है। तो इसमें और भी कोई राय है तो वो भी आप लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रथम तो ये भोजन वाला विषय। दूसरा विषय, विद्यार्थियों की बुद्धि को और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद ने और हमारी परंपराओं ने कई औषधियाँ भी दी हैं, जिनका प्रयोग आजकल लगभग बंद हो गया है। जैसे विद्यार्थियों की बुद्धि वृद्धि के लिए प्रतिदिन नाक में औषधि युक्त घी डाला जाए, नासिका औषधि डाला जाए। ऐसे घृत तैयार होते हैं औषधियों से, जिनको नाक में डालने से बुद्धि बढ़ती है। प्राचीन समय में कहते थे कि नाक से घी पियो बुद्धि बढ़ेगी। औषधि युक्त घी नाक में नित्य यहाँ विद्यार्थी जो भी आएंगे उनकी नाक में डाला जाएगा। विद्यार्थियों की बुद्धि वृद्धि और शतोगुण वृद्धि, क्रोध का नाश और पाप के शमन के लिए प्रतिदिन विद्यार्थियों को पंचगव्य ब्रह्मकुर्च दिया जाएगा। गाय माता के दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर से निर्मित पंचगव्य जो पाप का भी शमन करता है, क्रोध का भी शमन करता है, और बुद्धि की भी वृद्धि करता है, स्वास्थ्य की भी वृद्धि करता है। तो नियमित रूप से 365 दिन विद्यार्थियों को पंचगव्य ब्रह्मकुर्च दिया जाएगा। विद्यार्थियों की बुद्धि बढ़ाने के लिए विशेष रूप से वैदिक विधि से तैयार किया हुआ पंचगव्य घृत, उसको नियमित रूप से विद्यार्थियों को पिलाया जाएगा। चाहे वो उष्ण जल में डाल के पिलाया जाए, चाहे वो गोदुग्ध में डाल के पिलाया जाए, लेकिन नियमित रूप से विद्यार्थियों को पंचगव्य घृत दिया ही जाएगा। विद्यार्थियों की बुद्धि वृद्धि के लिए नियमित रूप से ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, स्वर्ण मधु है, इस प्रकार की और भी जो औषधियाँ बुद्धि को बढ़ाने के लिए आई जाती है, वो यहाँ पर विद्यालय में दी जाएगी और नियमित रूप से दी जाएगी, गुरुकुल में दी जाएगी। विद्यार्थियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रही, क्योंकि रुग्ण विद्यार्थी श्रेष्ठ शिक्षा का अधिकारी नहीं बन सकता। तो विद्यार्थी निरोगी रहे, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इस हेतु गिलोय, पिपली,
कुटकी, हरिद्रा, इस प्रकार की और भी कई औषधियाँ आती हैं, उनका क्वाथ बना करके, काढ़ा बना करके समय समय पर विद्यार्थियों को पिलाया जाएगा ताकि उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। फिर विद्यार्थी की शारीरिक क्षमता, बलिष्ठता, सौंदर्य एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से भीगे हुए बादामों को छील करके और विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अंकुरित अन्न दिया जाएगा, अन्न को, जो शुद्ध अन्न होगा उस अन्न को अंकुरित करके और नाश्ते में दिया जाएगा। बादाम नियमित रूप से दी जाएगी। सर्दियों के समय पे विद्यार्थियों को बलिष्ठ बनाने के लिए तिलपट्टी है, खजूर है, तिल से युक्त गजक है, गोंद के लड्डू है, मेथी के लड्डू है, इस प्रकार की सामग्री नाश्ते में विद्यार्थियों को दी जाएगी। साथ ही गर्मियों में जैसे चैत्री गुलाब से बना हुआ गुलकंद है। चैत्री गुलाब एक विशेष गुलाब होता है जो सिर्फ चैत्र महीने में उसके पुष्प आते हैं, वो बड़े औषधि गुणों से संपन्न होते हैं। विश्व के कई लोग उसके गुणों से अनजान हैं, जो सामान्य गुलाब का उपयोग कर लेते हैं कई बार, बाकी चैत्री गुलाब ही मूल रूप से औषधि गुलाब माना जाता है। तो गुरुकुल में विशेष रूप से चैत्री गुलाब की खेती की जाएगी और अभी जहाँ चैत्री गुलाब है तुरंत में वहाँ से लाया भी जाएगा। भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक चैत्री गुलाब हल्दी घाटी में उत्पन्न होते हैं। तो चैत्री गुलाब से बना हुआ गुलकंद, चैत्री गुलाब से बना हुआ गुलाब जल, चैत्री गुलाब से बना हुआ शरबत विद्यार्थियों को दिया जाएगा। देसी जो ठंडाई होती है, सौंफ, खसखस, मगज के बीजों इत्यादि से जो तैयार होती है वो ठंडाई दी जाएगी। नींबू पानी, नारियल पानी, जलजीरा, पुदीना शरबत, श्रीखंड, लस्सी जैसे शुद्ध देसी पेय पदार्थ विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। तो सर्दी और गर्मी में मौसम के अनुसार उनका शरीर स्वस्थ रहे उस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे तो विद्या अच्छी से अर्जित होती है। तो स्नान की आधुनिक विधियों ने मूल चीज़ों को छोड़ दिया। जो हमारे यहाँ पर 10 विधि से स्नान करने का विधान था वो पूरी तरह से छूट गया है। औषधि जल से स्नान, मृत्तिका स्नान, कृष्ण मृत्तिका स्नान, धवल मृत्तिका स्नान, गोमय स्नान, तो समय समय पर बदल बदल करके विभिन्न प्रकार से विद्यार्थियों को स्नान कराया जाएगा ताकि उनका तन मन पूरी तरह से स्वस्थ रहे। समय समय पर बच्चों के नाखून और केस जो काटे जाएंगे वो भी परंपरागत रीति से काटे जाएंगे। नाखून काटने की भी विधियां होती है, केस काटने की विधियां होती है। आजकल सीधा कैंची लिया, काट दिया, डिजाइन अच्छी देख ली, लेकिन उसमें जो परंपराएं हैं उनका पालन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इतना तक ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे के नाखून कब काटने हैं, कैसे काटने और किस विधि से काटने हैं, बाल कब काटने हैं, कैसे काटने और किस विधि से काटने हैं। यहाँ तक कि बाल काटने वाला भी मंत्रोच्चार करके ही कैंची को छुएगा। जो सारे शास्त्रोक्त विधान हैं उन विधानों का पालन करके ही विद्यार्थी को एडी से लेकर चोटी तक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने की पूरी विधि अपनाई जाएगी। फिर विद्यार्थी की शारीरिक और बौद्धिक योग्यता बढ़ाने के लिए भी कुछ विशेष प्रयास, जैसे गो का संग विद्यार्थी को सात्विक बनाता है। तो विद्यालय परिसर में, गुरुकुल परिसर में ही गौशाला का निर्माण कार्य हो रहा है। भारतीय नस्ल की श्रेष्ठ गौमाताएं रहेगी, उनका दूध तो विद्यार्थियों को मिलेगा ही। विद्यार्थी उनकी परिक्रमा करेंगे, विद्यार्थी उनकी आरती करेंगे। समय समय पर आंशिक गौ सेवा भी विद्यार्थी अपने हाथ से करेंगे। तो गौ सेवा का भाव तो जगह जगह जगेगा। गौ माता की सेवा, परिक्रमा, आरती से गो आधारित प्राचीन शिक्षा प्रणाली का मूल मंत्र विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, जिससे विद्यार्थी पढ़ने में भी तेज होगा, शारीरिक क्षमताएं बढ़ेगी और सत्वगुणी विकास होगा। विद्यार्थी की शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए नियमित रूप से अखंड, ऐसा नहीं कि आज छोड़ दिया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं, नियमित रूप से योग और प्राणायाम कराए जाएंगे प्रशिक्षित योगाचार्यों के द्वारा। प्राणायाम से और योग से शरीर की क्षमताएं भी बढ़ती है और मन बुद्धि की क्षमताएं भी बढ़ती हैं। साथ ही साथ आत्मरक्षा के गुण बढ़ाने के लिए जूडो, कराटो, मल्लयुद्ध, नियुद्ध, ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी विद्यार्थियों को समय समय पर इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यार्थी की एकाग्रता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से ध्यान कराया जाएगा। ध्यान से व्यक्ति का स्वभाव तो शांत और शीतल और श्रेष्ठ होता ही है, एकाग्रता बढ़ती जिससे पढ़ाई में भी ध्यान बढ़ता है। समय समय पर विद्यार्थियों के शास्त्रों में, अग्नि पुराण में प्रसंग आता है कि विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए विद्यार्थी हवन करते हैं तो उससे भी विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। तो ऐसे में विद्यार्थी को नियमित रूप से समय समय पर हवन करवाया जाएगा। समय समय पर गुरुकुल परिसर में सत्संग का आयोजन भी होगा
ताकि विद्यार्थियों को अच्छी बातें श्रवण करने का मौका मिले, सत्संग जैसी बातें श्रवण करने का मौका मिले। विद्यार्थियों में बचपन से ही प्राणी सेवा का भाव बढ़े। अब जैसे पहले लोग सेवा नहीं करते थे, बीच में बहुत सेवा के भाव टूट गए, अभी कोरोना के कारण लोगों में सेवा का भाव पुनः स्थापित हुआ है। तो ये भाव बचपन से ही हो तो नियमित रूप से सेवा होती रहे। तो विद्यालय में पक्षी दाना, परिंदे, चींटियों को आटा डालना जैसी चीज़ों को भी नियमित रूप से विद्यार्थियों के हाथों से करवाया जाएगा। यहाँ कबूतर खाने का भी निर्माण होगा, चिड़ियाओं के रहने की भी व्यवस्था होगी, नियमित रूप से पक्षी दाने जैसी व्यवस्था इस गुरुकुल परिसर में की जाएगी। पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों को अधिक नहीं तो वर्ष में एक पौधा तो प्रत्येक विद्यार्थी से लगवाया जाएगा, ताकि विद्यार्थी के मन में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति अच्छे भाव बने रहें। वैश्विक एवं राष्ट्रीय जानकारियां बच्चों को रहनी चाहिए। आजकल बच्चे अपने में इतने रम जाते हैं कि मोबाइल पर ऐसे सामान्य खेलों में डूब जाते हैं कि उनको विश्व में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, जानकारी तक नहीं रहती। तो इस प्रकार की जानकारियों के लिए नियमित रूप से विद्यार्थियों के द्वारा भी और विशेषज्ञों के द्वारा प्रतिदिन समाचार वाचन, समाचार पठन और समाचार दर्शन जैसी गतिविधियों को भी यहाँ पर नियमित रूप से लागू किया जाएगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु और कुछ प्रयास भी करने की योजना हमने बनाई है। जैसे ये महामारी आ गई और कोई आपदा आ गई, डीजल के कुएं बंद हो गए, ईंधन नहीं मिल रहा है, वाहन बंद हो गए, किसी अति आवश्यक कार्य से किसी को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। आज के 1000 में से 999 लोग जो हैं वो घोड़े को बैठना नहीं जानते, घोड़े को हाँकना नहीं जानते, घोड़े को चलाना नहीं जानते, घुड़सवारी नहीं जानते। यहाँ तक कि कई बार तो देखने में आता है कि दूल्हे को घोड़े पर बिठाओ तो वो 3 घंटे तक कांपता ही रहता है। नियमित रूप से समय समय पर बच्चों को घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहीं अचानक कोई इंसान डूब रहा है, उसको निकालने की इच्छा हमारे मन में, लेकिन हम खुद ही तैरना नहीं जानते तो कैसे निकालेंगे? या हमारे साथ ही ऐसी कोई आपदा आ गई, बाढ़ में फंस गए और तैरना नहीं जानते तो हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। तो प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से तैराकी का भी यहाँ पर अभ्यास कराया जाएगा। घुड़सवारी के साथ तैराकी का नियमित रूप से अभ्यास होगा। खेल कूद, इंडोर आउटडोर गेम जो होते हैं, प्राचीन गेम भी, जिसमें गुल्ली डंडा भी शामिल होगा, कंचे भी खेलने, मतलब प्राचीन खेल तो खिलाए ही जाएंगे, आधुनिक खेलों का भी समावेश होगा। आधुनिक खेलों की चकाचौंध में हमारे प्राचीन खेल कई खो से गए हैं, तो पुराने और नए सभी प्रकार के खेलों को बच्चों के साथ प्रशिक्षित लोगों के द्वारा उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में खेलों की भी भूमिका हो। साथ ही साथ संगीत का ज्ञान, नृत्य का ज्ञान, ये ज्ञान भी विद्यार्थियों को यहाँ पर नियमित रूप से दिए जाएंगे। सात्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नियमित रूप से किसी न किसी प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थी को विशेष बिंदु लिखने के लिए एक बहुत विशेष रूप से जीवन की खास बातों को खास जगह लिखनी चाहिए। तो जो सामान्य तौर पर कागज निर्मित होते हैं वो पेड़ पौधों को काट करके तैयार किए जाते हैं, तो उसमें पाप का समावेश तो रहता ही है। पुण्यमयी गाय माता के गोबर से भी कागज बनना शुरू हुए, तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक पुस्तिका ऐसी दी जाएगी कि गाय माता के गोबर से निर्मित उन कागजों पर ही विद्यार्थी विशेष बातों को लिख करके सुरक्षित करें। समय समय पर गुरुकुल में विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा, विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों को बुलाया जाएगा, विश्व स्तरीय मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया जाएगा, विश्व स्तरीय संतों को बुलाया जाएगा, विश्व स्तरीय आचार्यों को बुलाया जाएगा, और जो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको भी और विद्यार्थियों को भी, सबको उनके द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। विभिन्न उनके अनुभव सुनाए जाएंगे ताकि जीवन में वो भी महान बन सकें। प्रतिदिन अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था रहेगी इस गुरुकुल में। सामान्य तौर पर जो एक व्यवस्था होती है कि बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, जब कोर्सेज पूरे नहीं होते तब एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ नियमित रूप से सामान्य शिक्षा के अलावा विशेष शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जो सामान्य शिक्षा है जो सरकार दे रही है वो शिक्षा तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त विशेष शिक्षा, सामान्य शिक्षा केवल पेट भरने की कला शिक्षा कर सकती है, लेकिन विशेष शिक्षा मानव को महानता की शीर्ष पर पहुंचा सकती है। इसलिए अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा दी जाएगी। साथ ही साथ शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश, अन्य अवकाश में भी समय समय पर शिविर लगेंगे। प्रत्येक रविवार को भी शिविर लगेगा। जो माता पिता अपने बच्चे को अतिरिक्त ज्ञान देना चाहते हैं, एक भी दिन 365 दिन में से एक भी दिन खंडित नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक दिन जो शासकीय अवकाश का समय होता है उस समय भी शिविर लगेंगे और उन शिविर में विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण और विशेष प्रकार की विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी। यहाँ तक कि शिक्षा पूर्ण होने के बाद जो विद्यार्थी यहाँ से दिव्यता का संदेश लेकर के जाना चाहता है, उसको आवश्यकता होगी तो यहाँ से एक गौ माता या बछड़ा या बछड़ी कोई न कोई उसको उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जो उसके साथ यहाँ से प्रस्थान करके और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिए। विद्यालय परिसर में ही शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। अधिकांश शिक्षकों के लिए निवास की व्यवस्था रहेगी। शतोगुणी शिक्षक परंपरागत शिक्षा और आधुनिक शिक्षा में जो पारंगत होंगे, ऐसे शिक्षक जो आधुनिक शिक्षा भी जानते हैं, कंप्यूटर भी चलाना जानते हैं, इंजीनियरिंग भी जानते हैं, डॉक्टरी भी समझ सकते हैं, आधुनिक विज्ञान को भी समझते हैं, आधुनिक खगोल शास्त्र को भी समझते हैं और प्राचीन वैदिक साहित्य को भी समझते हैं, पौराणिक शास्त्रों को भी समझते हैं, ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो व्यसन मुक्त होंगे, बीड़ी सिगरेट चाय गुटखा इत्यादि दूर, चाय तक का इस्तेमाल करना विद्यालय परिसर में पूरी तरह से निषेध रहेगा। ऐसे शतोगुणी शिक्षक जो 24 घंटे विद्यालय परिसर में रहेंगे, विद्यार्थियों के साथ रहेंगे और उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। विद्यार्थी भविष्य में सभी क्षेत्रों में सफल हो, इसलिए उनको समय समय पर प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाएगी। उसके लिए एक बहुत उत्तम प्रयोगशाला का निर्माण भी होना है। विद्यार्थी बचपन से ही जीरो बजट आधारित रसायन मुक्त खेती के बारे में जाने, क्योंकि आज किसान कोई नहीं बनना चाहता, जबकि किसान सबसे महान है। खेती सबसे अधिक लाभदायक व्यापार भी है, यूं कह सकते हैं, और पुण्य का काम भी है, क्योंकि अगर सभी इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लोग खाएंगे क्या? किसानों की भी आवश्यकता है। तो बचपन से ही ऐसी शिक्षा भी दी जाएगी कि जो किसान बनना चाहता है वो बिना बाहर के खर्च के जीरो बजट खेती पर और रसायन मुक्त खेती करके अपने जीवन को संचालित कर सके। तो प्रारंभिक शिक्षा भी यहाँ से दी जाएगी। प्राचीन वैदिक शिक्षा, माध्यमिक पौराणिक शिक्षा, आधुनिक तकनीकी शिक्षा और वर्तमान सामयिक शिक्षा विद्यार्थियों को संगम के रूप में दी जाएगी। विद्यार्थी अंग्रेजी भी फर्राटे से बोले, विद्यार्थी संस्कृत भी फर्राटे से बोले, विद्यार्थी को हिंदी भी आनी चाहिए, विद्यार्थी को एक कोई क्षेत्रीय भाषा, मेवाड़ी है, राजस्थानी है, गुजराती है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, इस प्रकार की एक कोई अतिरिक्त भाषा भी आनी चाहिए और एक कोई उनको विदेशी भाषा भी आनी चाहिए। मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाओं में विश्व के किसी भी कोने में जाके खड़ा हो तो एक बार वो घबराए नहीं, उसमें आत्मविश्वास बना रहे। इसलिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान विद्यार्थी में होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक अभियांत्रिक और कंप्यूटर शिक्षा भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। प्रारंभ से ही विद्यार्थियों को आने वाले समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, सामान्य पर देखने को आता है कि प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी बच्चे को 11वीं 12वीं में आने के बाद शुरू की जाती है। पहली क्लास से ही विद्यार्थी के अंदर वो गुण विकसित होने चाहिए कि उसको जब आगे जाकर के नीट का एग्जाम देना हो तो उसको यूँ लगे कि मुझे तो सामान्य परीक्षा देनी है। तो पहली क्लास से ही इस प्रकार का जो जनरल नॉलेज की बातें हैं, जो सामान्य ज्ञान की बातें, उनको प्राथमिक स्तर से प्रारंभ कर दी जाएगी ताकि उनको आगे जाके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए। स्मार्ट क्लासेज, डिजिटल क्लासेज, आधुनिक तकनीक का उपयोग बच्चों को पढ़ाने और समझाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सीधा सीधा किसी विशेष विषय को पढ़ाना है, प्रकृति से जुड़े विषय को पढ़ाना है, भूगोल विषय को पढ़ाना है, तो उस भौगोलिक परिस्थिति को बताने के लिए विद्यार्थियों को प्रयास किया जाएगा कि ऐसे स्थान पर ले जा करके दिखाया जाए, सिर्फ पढ़ाया नहीं जाए। किसी पेड़ पौधे की संरचना की बात चल रही है तो वैसे पेड़ पौधे के पास बच्चे को ले जा करके सिखाया जाए। अगर किसी प्राणी के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो प्रयास करें कि उन प्राणियों के बीच ले जा करके विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए। तो प्रायोगिक शिक्षा भी होगी, सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं बल्कि प्रायोगिक शिक्षा होगी। अगर किसी पुस्तक के अंदर विषय आया है कि ईंट बनाने की विधि कैसी होती है तो सीधे सभी विद्यार्थियों को ईंट के भट्टे पर ले जाकर के बनाने की विधि दिखाई जाए। ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि कुल मिलाकर के शिक्षा को प्रायोगिक बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक शास्त्रों का संग्रह रहेगा। एक बहुत बड़ा सुंदर पुस्तकालय होगा जिसमें वैदिक, पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार की पुस्तकें रहेगी। संविधान से जुड़ी हुई, कानून से जुड़ी हुई, जानकारियों से जुड़ी हुई, जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई सभी प्रकार की पुस्तकें, एक समृद्ध पुस्तकालय रहेगा जिसमें हमने एक योजना बनाई है कि जो हमारे पास उपलब्ध ग्रंथ हैं उनका उपयोग तो करेंगे ही करेंगे। विश्व भर से हम लाइब्रेरी के लिए
पुस्तकें उपहार स्वरूप लाने का आह्वान करेंगे, पूरे विश्व में आह्वान करेंगे कि आप एक एक पुस्तक उपहार स्वरूप इस गुरुकुल को भेजिए, जिससे विश्व में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का संग्रह यहाँ पर हो सके और दुनिया की सभी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हो। कोई भी पढ़ना चाहे तो उन पुस्तकों को पढ़ सके। आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला रहेगी, जहाँ पर आधुनिक प्रयोग करके विद्यार्थी बचपन से ही वैज्ञानिक बनने का भाव मन में बना सके। वर्ष में बच्चों को एक बार आध्यात्मिक और शैक्षणिक भ्रमण कराने के लिए किसी न किसी तीर्थ स्थल पर, ऐतिहासिक स्थल पर ले जाया जाएगा। समय समय पर बच्चों का चिकित्सीय परीक्षण तीनों पद्धतियों से, चारों पद्धतियों से, और भी कोई पद्धति है जैसे पंचगव्य चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक, यूनानी चिकित्सक, एलोपैथिक चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक, सभी प्रकार के चिकित्सकों को समय समय पर बुला करके बच्चों के शरीर की चिकित्सा प्रणाली की जांच भी की जाएगी कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है, ताकि अगर रोग है तो उस रोग के निवारण का प्रयास भी पूरी तरह से यहाँ पर प्राकृतिक रूप से किया जाएगा, ताकि बच्चों को विषैली दवाइयों से बचाया जा सके और भविष्य में अधिक बीमार होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ जिस भवन का निर्माण किया जा रहा है उस भवन को लेकर के भी कुछ विशेषताएं रहेगी। विद्यार्थियों को पक्का आवास मिलेगा, आधुनिक तरीके से बना हुआ आवास मिलेगा, लेकिन उस आवास की दीवारों को वैदिक रीति से, वैदिक प्लास्टर आता है जो आधुनिक तकनीकी से खनिज पदार्थों और गाय माता के गोबर से तैयार होता है, वो वैदिक प्लास्टर बच्चों के और शिक्षकों के आवास की दीवारों पर लगा रहेगा। विद्यार्थियों को पीने के लिए शुद्ध सात्विक जल मिलेगा, जो आधुनिक आरओ फिल्टर में तो फिल्टर हो गई, साथ ही साथ उसको अतिरिक्त फिल्टर करने के लिए पुरातन जो पद्धतियां हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। विद्यालय में विद्युत आपूर्ति एवं गर्म पानी के लिए सामान्य ऊर्जा का उपयोग तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ सौर ऊर्जा का उपयोग भी किया जाएगा और भविष्य में नंदी चालित ऊर्जा के उपयोग करने की भी योजना है। संपूर्ण विद्यालय परिसर की नियमित रूप से 2 बार सफाई करने का विधान रहेगा। 2 बार प्रतिदिन पूरा विद्यालय परिसर साफ हो। बच्चों को सर्दी, गर्मी, लू इत्यादि से बचाने के लिए परंपरागत तरीकों का उपयोग तो किया ही जाएगा, जरूरत पड़ने पर आधुनिक तकनीकी का उपयोग भी किया जाएगा। विद्यार्थी की सुरक्षा हेतु पूरे विद्यालय परिसर में जगह जगह कैमरे लगे रहेंगे और विद्यालय में जगह जगह सुरक्षाकर्मी भी नियुक्त होंगे, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। संपूर्ण परिसर को पॉलीथीन मुक्त किया जाएगा। विद्यालय प्रवेश द्वार में पॉलीथीन का ही प्रवेश निषेध होगा। प्राकृतिक संपदा और आध्यात्मिक संपदा से सुरक्षित क्षेत्र इसके लिए चुना गया है, जिसमें चारों तरफ बड़े सुंदर पहाड़ हैं, चारों तरफ जगह जगह देवी मंदिर हैं, शिव मंदिर हैं और खूब हरियाली है। प्राकृतिक संपदा बहुत अद्भुत है। ऐसे स्थान का चुनाव इस कार्य के लिए किया जा रहा है। स्थान ऐसा है जहां पर आसानी से कोई भी पहुंच सके। राज्य स्तर का जो राजमार्ग होता है, स्टेट हाईवे, उस पर ही इस सब का निर्माण हो रहा है, ताकि लोगों को पहुंचने में, विद्यार्थियों को पहुंचने में दिक्कत भी नहीं हो और शहरी भीड़भाड़ से दूर, प्रदूषण से दूर, कल कारखानों से दूर, एकदम सुरक्षित स्थान पर इसका निर्माण हो रहा है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वच्छ और श्रेष्ठ स्नानघर और शौचालयों का निर्माण होगा और उनकी नियमित रूप से बेहतरीन सफाई होगी, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का रोग भी नहीं हो और शुद्धता और स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए। पूरे विद्यालय के जितने भी बिस्तर होंगे, कपड़े होंगे, उनको महीने में एक बार प्राकृतिक तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, जिसमें नीम है, आंकड़ा है, सूर्य की धूप है, इसका प्रयोग करते हुए सैनिटाइज किया जाएगा। समय समय पर कक्षा, कक्ष और आवास, जो क्लासरूम होंगे, जो विद्यार्थियों के निवास के रूम होंगे, जो भोजनशाला होगी, जो शिक्षकों के निवास के स्थान होंगे, जो गौशाला होगी, जो खेल परिसर होंगे, जितना भी निर्माण एरिया होगा उसमें प्राकृतिक पदार्थों से उसको फोगिंग की जाएगी। जैसे गुग्गुल है, चंदन है, जटामासी है, घृत है, नीम पत्र है और भी कई औषधियाँ आती है जो प्राकृतिक फोगिंग का काम करती है। केमिकल से जो फोगिंग होता है उससे कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचाने का काम करता है। लेकिन सप्ताह में 1 या 2 बार इस प्रकार की प्राकृतिक द्रव्यों से फोगिंग की जाएगी, धूप धुआं किया जाएगा, जिससे सभी प्रकार के विकृत विषाणुओं, कीटाणुओं से विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और कर्मचारियों को सबको बचाया जा सके। तो इस प्रकार के सुंदर भवन, सुंदर व्यवस्थाओं के साथ, सुंदर विचारों के साथ एक गुरुकुल की स्थापना करने का इस लॉकडाउन के समय में परिकल्पना तैयार की है, और ताकि श्रेष्ठ विद्यार्थी हो। हम चाहते हैं कि देश भर के विद्यार्थी आकर के इस गुरुकुल में पढ़ें और इसमें
जो खर्च आना है, ऐसा नहीं कि इस गुरुकुल के माध्यम से कोई आय अर्जित करने का उद्देश्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और समर्थ विद्यार्थी निकले तो दोनों चीज़ों का साम्य बनाने के लिए बिल्कुल केवल लागत शुल्क में जो शुल्क विद्यार्थी पर आना है प्रयास किया जाए कि उससे भी कम से कम लघुतम खर्च में, क्योंकि सारी खेती गुरुकुल स्तर पर की जाएगी, सारे काम गुरुकुल स्तर पर किए जाएंगे। यहाँ तक कि प्रयास रहेगा कि साबुन का उत्पादन जो बच्चों के वस्त्र धोने के लिए और यदा कदा स्नान में उपयोग लेना है वो भी गुरुकुल परिसर में निर्मित हो। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण भी गुरुकुल परिसर में होगा ताकि विद्यार्थी देख करके सीखेंगे भी और उनका उपयोग भी होगा और अल्प लागत में शुद्ध चीज़ें विद्यार्थियों को मिल पाएगी। तो इस प्रकार की एक रचना का भाव हमने बनाया है। इसमें आपका सहयोग भी चाहिए और आपकी सलाह भी चाहिए। तो इसमें और अच्छे से क्या किया जा सकता है, इसकी सलाह भी आपको जो इस पूरी बातचीत के बाद में जो स्क्रीन पर आपको नंबर मिलेंगे उन नंबरों पर आपको भेजना है। जिन जिन के बच्चे बड़े हो चुके हैं और जो विद्या अध्ययन करने लायक हैं, अभी प्रारंभिक तौर पर तो जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थियों को रखा जाएगा, बाद में और 3 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को रखने की योजना है। लेकिन प्रारंभिक रूप में इसी वर्ष इसको लागू करने की इच्छा है कि जो लॉकडाउन की अवधि 20-25 दिन में है उसमें काफ़ी इस पर विचार कर लिया जाए। लॉकडाउन खुलते ही के 15 दिन में ये सारा ढांचा तैयार करके और इसी सत्र में यानी कि जुलाई में तो हर हाल में ये सब चीज़ चालू हो जाए। तो आपके बच्चे अगर 6ठी से लेकर 10वीं तक पढ़ रहे हैं तो आप संपर्क करें कि भाई हम हमारे बच्चे को भेजेंगे इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए, ताकि हमारा बच्चा श्रेष्ठ संतान और श्रेष्ठ इंसान बन करके हमारी राष्ट्र की, देश की और समाज की सेवा कर सकें और वह स्वयं भी अपने जीवन में आनंदपूर्वक जी सकें। तो जो नंबर आपको आगे दिए जाएंगे उन नंबरों पर आपको दोनों कार्यों के लिए संपर्क करना है। आप क्या सहयोग कर सकते हैं, आप क्या सुझाव दे सकते हैं और आपके बच्चे को प्रारंभ रूप में अभी शुरुआत में केवल इस गुरुकुल में छात्राओं की व्यवस्था नहीं रहेगी, केवल छात्रों की व्यवस्था ही रहेगी। जो निवासी विद्यार्थी होंगे, छात्र छात्राएं आने वाले भी होंगे जो 7-8 घंटा दैनिक जो नज़दीक के आसपास के गुरुकुल के आसपास के जो गाँव में रहने वाले बालक बालिकाएं हैं उनके तो आवागमन की व्यवस्था रहेगी। लेकिन स्थायी रूप से जो निवास करने वाले बच्चे हैं उनके लिए अभी केवल छात्रों की व्यवस्था रहेगी। तो जिनके पुत्र इस समय इस आयु में हो चुके हैं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के, वो संपर्क करें, ताकि हालांकि इस बार न्यूनतम संख्या ही लेंगे और सभी सुविधाएं और पूर्ण होने के बाद आगे संख्या वृद्धि की जाएगी। और उसमें भी बहुत अधिक संख्या वृद्धि नहीं, एक निश्चित संख्या, ताकि उस निश्चित संख्या पर ही ध्यान दे करके उनको बहुत अच्छे से तैयार किया जा सके। तो आप संपर्क करें। सबको साधुवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।